गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है योगेश कुमार। कथा कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस एपिसोड को बनाना तो पहले चाहता था, मगर अपनी व्यस्तताओं के कारण नहीं बना सका। इधर क्या है, कुछ दिनों से जब से चेत प्रतिपदा शुरू हुई है, इतिहास को लेकर तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। विक्रम संवत की शुरुआत को लेकर तमाम बात कही जा रही है। तो मेरा मन हुआ कि इस पर एक एपिसोड तैयार किया जाए आपके लिए। कितना खूबसूरत है हमारा देश। चैत प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा शुरू हुई है, इसके साथ ही चेटी चंद शुरू हुआ है और साथ ही ईद आई है। तो यानी कि हमारा देश विविधताओं का देश है। इसके कई रंग हैं, कई रूप हैं। भारत को इसी संदर्भों में समझे जाने की जरूरत है, मगर कुछ लोग हैं इस विविधता को नष्ट करने में लगे हुए हैं। आप एक ऐसी धरती की कल्पना करिए जहां सपाट मैदान हो, ना कोई नदियां, ना कोई पहाड़, ना कोई पर्वत। वो भूमि कैसी लगेगी? जाहिर है आपका उत्तर होगा बंजर, रेगिस्तान। रेगिस्तान ही सपाट होते हैं। कुछ लोग समानता के नाम पर, एक रूपता के नाम पर हमारी धरती को, हमारी खूबसूरत धरती को बंजर करने को उतारू है और इसे वह संस्कृति और परंपरा का नाम देते हैं। संस्कृति और परंपरा को इतिहास के बिना नहीं समझा जा सकता। तो चैत प्रतिपदा यानी जिसे कि हिंदू संवत कहा जा रहा है, विक्रम संवत को एक नया नाम दिया जा रहा है हिंदू संवत, वह क्या है और इसके पीछे के क्या तर्क हैं, आज हम इसी पर बात करें। भारत में कई तरीके के नववर्ष प्रचलित हैं। भारत में जितने राज्य हैं उतने नववर्ष हैं। गुजरातियों का नववर्ष अलग, बंगालियों का अलग, उड़िया का अलग, तमिल में अलग। तो जितने नववर्ष हैं वो सारे फसली सीजन से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही नववर्षों में एक नववर्ष है विक्रम संवत, जिसकी शुरुआत 75 ईसा पूर्व से मानी जाती है, 57 ईसा पूर्व। अब इस पहले ईसा पूर्व को समझने की जरूरत है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा के जन्म से पहले। तो 57 ईसा पूर्व का मतलब हुआ ईसा के जन्म से भी 57 वर्ष पहले इस संवत की शुरुआत हुई। विक्रम संवत को शुरुआत करने वाला कौन था, यह भी स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की। उज्जैन का यह राजा विक्रमादित्य कौन था, यह भी भारतीय इतिहास में स्पष्ट नहीं है। सामान्य तौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए समझा जाता है कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। कारण चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन थी, उसकी पहली राजधानी पटना थी, बिहार। तो ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रमादित्य था, जो उज्जैन का विक्रमादित्य। मगर तिथियों में असमानता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो है वो तकरीबन 375 ईस्वी में शुरू होता है और विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इसलिए इस संवत को लेकर मतभेद है कि इसे किसने शुरुआत की। भारतीय परंपरा में एक दूसरा संवत भी है, शक संवत। ये जो शक संवत है, इसी पर ही हमारे सारे ज्योतिष शास्त्र की गणनाएं आधारित हैं। हमारा जो पंचांग है वह भी शक संवत के हिसाब से ही तैयार किया जाता है। और ये जो शक संवत है, इसकी शुरुआत 78 ईसा पूर्व में हुई थी, 78 ईसा पूर्व। यानी कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच में भी तकरीबन 130 वर्षों का अंतर पड़ता है।
ये शक संवत क्या है और इसकी शुरुआत किसने की थी? शक जो है एक जाति थी, इंडो यूरोपियन जाति। कहा जाता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में इन्होंने भारत पर शासन करने के लिए आक्रमण किया। भारत मतलब कौन सा भारत? आज का भारत नहीं, प्राचीन भारत जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक थी। ये जो शक थे वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया का मतलब समझिए कि इराक के आसपास का क्षेत्र, ईरान के आसपास का क्षेत्र, उस क्षेत्र से ये लोग आए थे। प्रथम शताब्दी से, प्रथम ईसा पूर्व से द्वितीय ईसा पूर्व तक शकों ने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया। भारतीय इतिहास को शकों के इतिहास के समझे बिना नहीं समझा जा सकता। भारतीय इतिहास में शक ऐसा कालखंड है जिसे इग्नोर किया जाता है, मगर इसे इग्नोर करके भारतीय सभ्यता संस्कृति को नहीं समझा सकता। शकों का भारतीय सभ्यता और संस्कृति में खास तौर से शिक्षा और कला में बड़ा योगदान है। शकों के शासनकाल को दो हिस्सों में बांट के देखा जा सकता है। पहला हिस्सा जो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक चला था, और इसके बाद शकों को कुषाणों ने परास्त किया। कुषाण मध्य एशिया की ऊंची संप्रदाय, ऊंची शाखा से आए थे। ये चाइना की एक शाखा थी। कुषाणों ने शकों को पराजित किया और शक पराजित होकर पश्चिमी क्षत्रप के रूप में इन्होंने फिर से शासन किया। एक लंबा मामला हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं रोककर मैं इसको समझाता हूं कि 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत होती है। यह 78 ईसा पूर्व क्या है? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 78 ईसा पूर्व वह तारीख है जब कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने अपनी राजधानी को मथुरा से पेशावर में स्थापित किया। तो कुछ लोगों का यह मानना है, कुछ इतिहासकारों का, कि कुषाणों में कनिष्क से जुड़ा हुआ यह शक संवत है, यानी कि कनिष्क ने जब अपनी राजधानी को मथुरा से पेशावर स्थापित किया, उस वर्ष के रूप में शक संवत की शुरुआत हुई। मगर कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि अगर कुषाण से ही, कनिष्क से ही अगर इस संवत की शुरुआत है तो यह उसके राज्यारोहण से होनी चाहिए। दूसरा तर्क इस मामले में यह है कि कुषाण अगर किसी संवत की शुरुआत करते तो वह शकों के नाम से क्यों होती। आधुनिक शोध इस बात की ओर संकेत करते हैं कि शक संवत की शुरुआत शकों के एक राजा चस्टिन ने शुरुआत की थी। हालांकि चस्टिन कुषाणों का पूर्ववर्ती भी माना जाता है। तो कुल मिला के इस बारे में तमाम मतभेद हैं, और मतभेदों का कारण होता है इतिहास में। इतिहास तथ्यों पर आधारित होते हैं। कोई शिलालेख, कोई संदर्भ, कोई तिथि, कोई सिक्का, जब तक किसी तर्क की पुष्टि नहीं करता है, इतिहास उसको मानता नहीं। हालांकि ज्यादातर इतिहासकारों का यह मानना है कि शक संवत की शुरुआत का संबंध कहीं ना कहीं या तो चस्टिन या कनिष्क से है। तो कुल मिला के इस शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में की गई। अब आते हैं शक संवत और विक्रम संवत में क्या अंतर है, क्योंकि यह दोनों ही जो संवत हैं वो मध्य एशिया में, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत प्रचलित रहे हैं। शक संवत की तिथियां तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी मानी जाती हैं, आज की तिथि में भी। शक संवत शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, जबकि विक्रम संवत की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है। दोनों संवतों में तकरीबन शुरुआत की तिथियों के हिसाब से लें तो करीब 16 दिन का अंतर पड़ता है। विक्रम संवत को आज हिंदू संवत के रूप में प्रचलित
करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हिंदू शब्द का अर्थ हिंदी नहीं है। हिंदू में गुजराती, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सब समाहित होते हैं और इस ब्रह्म संवत को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया नहीं मानते हैं। आमतौर पर विक्रम संवत जो है वह उत्तर भारत यानी जिसे आप हिंदी पट्टी कहते हैं उसमें ही ज्यादा प्रचलित है। इसलिए आज जो लोग विक्रम संवत को हिंदू संवत के रूप में प्रचलित करने की कोशिश कर रहे हैं वह कौन लोग हैं, उनकी मंशा क्या है, इसे समझने की बहुत जरूरत है। हम हिंदी के नाम पर, हिंदू के नाम पर अन्य सारी परंपराओं को अनदेखा नहीं कर सकते, उनको ओवरलैप करने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर हमने उन्हें ओवरलैप करने की कोशिश की तो ये तय है कि भारत जिस विविधता का देश है, जिस समानता का देश है, वह वैसा नहीं रहेगा और उसमें तमाम प्रतिरोध, परिवर्तन खड़े हो जाएंगे। तो विक्रम संवत को समझने के लिए अब आप आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय पर। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक का है और विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व से मानी जाती है। यानी कि इतिहास में जिस चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया है, उस विक्रमादित्य यानी विक्रम का इस विक्रम संवत से कोई संबंध नहीं हो सकता। तो इतिहास के नाम पर जिस झूठ को परोसने की आपके सामने कोशिश की जा रही है, उसे समझने की बहुत जरूरत है। कथा कहानी में आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।